रामस्वरूप वर्मा एक तरीके से वैज्ञानिक सोच रखते थे। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी राजनीति करते थे, लेकिन उनके दिमाग में ब्राह्मणवाद था, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो रामायण मेला लगवाते थे, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। और रामस्वरूप वर्मा इसके बहुत खिलाफ थे कि आप रामायण मेला नहीं लगना चाहिए। और अगर चैनल पे कहने की बात है तो उन्होंने वो रामायण और क्या कहते वेद जो उपनिषद थे, इनका सबका विरोध किया करते थे रामस्वरूप वर्मा, और वो रामायण मेला लगवाते थे। ये बहुत बड़ा टकराव था, क्योंकि रामस्वरूप वर्मा के जो आदर्श थे, बुद्ध थे, पेरियार थे, फूले थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस समय भी अम्बेडकर और पेरियार के भी खिलाफ थे। तो बुद्ध और फूले तो एक बड़ी चीज़ हो गए। तो ये वैचारिक बहुत बड़ा मतभेद रामस्वरूप वर्मा की सोच थी। वो कहते थे जो जातिवादी होता वो समाजवादी नहीं होता, जो समाजवादी होता वो जातिवादी नहीं होता। वो जातिवाद एक तरीके से चाहते थे खत्म हो, समाजवाद स्थापित हो। रामस्वरूप वर्मा वो आइकॉन है समाजवाद के मेरी नज़रों में कि वो खाँटी समाजवादी थे। खाँटी समाजवादी का मतलब एक तरीके से खरे समाजवादी थे। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। जगदेव बाबू कुशवाहा हो समाज, और क्या कहते हैं रामस्वरूप वर्मा हो, और क्या कहते हैं ललई सिंह यादव हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैंने बहुत समाजवादियों को समाजवाद का नाम रख के आंदोलन करते और राजनीति चलाते देखा, और लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी स्थिति में उन्हें लगता है कि हिंदुत्व मजबूत कहीं हो रहा है, तो मैं भी उस राह पे चल पड़ूं। तो हिंदुत्व और समाजवाद साथ साथ नहीं चला करते। बहुत बड़ा राजनीति में योगदान है रामस्वरूप वर्मा का, क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय की जिस तरीके का दौर था, कांग्रेस एक तरीके से पूरी तरीके से आभा मंडल में छाई हुई थी, और उसके बीच में जो राह बनाई, एक मैं समझता हूँ नक्षत्र की तरह, धूमतारा की तरह रामस्वरूप वर्मा ने बैकवर्ड के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ना शुरू किया। दोस्तों नमस्कार, आप जन प्रख्यात देख रहे हैं, मैं संतोष शाक्य हूँ। दोस्तों आज रामस्वरूप वर्मा जी का जन्मदिन है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी, जिन्होंने उत्तर भारत में एक बड़ी क्रांति की, अर्जक संघ के संस्थापक रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। बड़ा योगदान है समाज को बदलने में और समाज को आगे बढ़ाने में। तो आज हमारे साथ सुरेंद्र सोनकर जी हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, विचारक हैं। तो उनसे हम बात करेंगे रामस्वरूप वर्मा जी के जीवन के बारे में, कि उनका किस तरह का जीवन था, किस तरह के संघर्ष थे, क्या राजनीतिक सोच थी, क्या सामाजिक सोच थी, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जन प्रख्यात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके का आपका चैनल है जन प्रख्यात, वास्तव में जन जन में लोगों में विख्यात हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, और आपकी विचारधारा और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। तो सर पहला सवाल यही है कि रामस्वरूप वर्मा जी एक बड़ा नाम है उत्तर भारत का, तो क्या उनका प्रारंभिक जीवन था, किस तरह से उन्होंने जीवन की शुरुआत की और क्या विचारधारा थी? देखिए 1923 में उनका जन्म हुआ 22 अगस्त को, और लगभग 100 साल 22 चल रही है, 1923 का उनका जन्म है। तो आप समझ सकते हैं 100 साल पहले क्या परिस्थितियां थीं। घोर जातिवाद था, अंधविश्वास था, और लोग भाग्यवाद, टुटका, टोना और चमत्कार पे विश्वास किया करते थे। उनमें वैज्ञानिक सोच नहीं थी, और उस समय की परिस्थितियां इसी तरीके की थीं, जिस तरीके की वर्ण व्यवस्था के आधारित समाज जो होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़े लिखे और आज भी कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं। तो उस समय ऐसी स्थितियां थीं कि जातिवाद हावी था और पढ़ने के अवसर नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का दौर था, और उस समय मैं समझता हूँ एक तरीके का वो स्वर्णिम काल था शूद्रों के लिए, कि एक तरीके से शुरुआत हुई शिक्षा की। तो उसी के माध्यम से वो ऐसा जो काल था ब्रिटिश हुकूमत का, इसीलिए उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एमए किया और लॉ किया। इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया और आगरा से लॉ किया, एलएलबी किया। तो बड़ी बात थी उस समय की, इतनी बड़ी उन्होंने शिक्षा अर्जित की, और उनका रुझान शिक्षा की तरफ बहुत था। बहुत ही बुद्धिजीवी, प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी, लिखित परीक्षा पास कर ली थी, और इंटरव्यू होना केवल बाकी था, और मैं समझता हूँ उसमें वो क्वालिफाई हो जाते। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं आईएएस बन जाऊँगा, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर बन के, और अपना जीवन तो बेहतर कर लूँगा, लेकिन समाज की जो स्थितियाँ हैं, जो घोर अंधविश्वास है, इनको, इस समाज को निकाला जाए, ये सोच के उन्होंने राजनीति की तरफ रुझान किया।
और उन्होंने आईएएस की जो इंटरव्यू था उसको नहीं दिया और राजनीति की तरफ बढ़ने लगे। उनका सबसे बड़ा राजनीति में आने का अगर कारण मैं मानूं, और जो जिस तरीके से पुस्तकों में भी मिलता है, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मद्रास में पार्क टाउन में एक भाषण दिया था कि शूद्र समाज, मतलब जो आज का ओबीसी और एसटी है, उसको कहा था कि जाओ, क्योंकि वो देख रहे थे कि बदलाव होगा, ब्रिटिश हुकूमत खत्म होगी और लोकतंत्र स्थापित होगा। तो वो समझ रहे थे कि जिस तरीके से ब्राह्मणवाद हावी है, लोकतंत्र आएगा, संविधान बनेगा, तो हमारे लोगों के लिए अवसर होंगे। तो उन्होंने कहा था कि जाओ, आप अपनी दीवारों पर जाके लिख दो, आपको इस देश की शासक जमात बनना है, जिससे जब भी आप अपने घर की तरफ आएँ जाएँ और दीवारों पर लिखा देखें कि हमको शासक जमात बनना है। और दूसरा उनका जो प्रभावित किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्याख्यान था 25 अप्रैल 1948 को, पिछड़े समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन एक हुआ था लखनऊ में, बेगम हजरत महल पार्क में। तो बैकवर्ड का बहुत बड़ी उसमें संख्या थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय संविधान लिख रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा, भाषण कितना भी बड़ा रहा हो, जो प्रमुख लाइन है जिससे कि नेहरू और पटेल और गोविंद बल्लभ पंत तक झकझोर गए थे, उनको भी ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जिस दिन पिछड़ा समाज और अनुसूचित समाज एका कर लेगा, एकत्रित हो जाएगा विचारधारा के रूप में, तो राजनीतिक पटल पर जो स्थिति नेहरू की है, जो स्थिति सरदार पटेल की है, वो स्थिति में पिछड़े समाज के लोग होंगे। वो वाक्य बहुत रामस्वरूप वर्मा जी को उन्होंने प्रभावित किया और रामस्वरूप वर्मा जी इन्हीं बाबा साहब अंबेडकर की वजह से, जो उनकी विचारधारा को देख रहे थे, उनके दर्शन को देख रहे थे, प्रभावित होकर राजनीति की तरफ आ गए। तो सर, आपने बताया रामस्वरूप वर्मा जी अंबेडकर साहब से प्रभावित थे, तो उनका जो जीवन था, शुरुआती जीवन था, उसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? परिवार किस तरह का था? जैसे कि बाबा साहब की तो बहुत कठिन दौर रहा, तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी वर्मा जी की? देखिए, वर्मा जी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में बहुत बड़ा अंतर यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अछूत समाज के थे, बहुत गरीब, अत्यंत निर्धनता में उन्होंने पढ़ाई करी, और पिछड़े समाज से आते हैं रामस्वरूप वर्मा, और अछूत में पिछड़े में अंतर रहा। तो वो काफ़ी इतना बुरा हाल, उनकी पारिवारिक स्थितियां नहीं थी, लेकिन गरीबी का माहौल था। एक तरीके से मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि किसान परिवार था, ज़मीनें रहीं, माता पिता का अपना जो कठिनाई भरा जीवन था, लेकिन इस स्थिति में थे कि वर्मा जी को वो पढ़ा पाएँ। पिता चाहते थे कि ये बहुत बड़े पढ़ के अधिकारी बने, लेकिन वो पढ़ने की स्थिति में थे। लेकिन अंबेडकर में और उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है कि मैं समझता हूँ निर्धनता में, निर्धन बाबा साहब अम्बेडकर परिवार के, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत लोगों के सहयोग के द्वारा शिक्षा पा सके, लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी, उनके परिवार के लोगों ने ही पढ़ाया। सर, आपने बताया कि बाबा साहब का एक भाषण था जिससे प्रेरित होकर वो राजनीति में आए, तो राजनीति में उनका क्या योगदान रहा? क्या क्या काम उन्होंने किए? किस तरह का उनका राजनीतिक जीवन रहा? देखिए, राजनीतिक मैं जो समझता हूँ, पिछड़े समाज की जो राजनीति है, आज समाजवादी पार्टियाँ बनी हैं, और उस समय थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा जिसको कहा जाता था, और बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि देश का आज़ादी का दौर के बाद कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में थी, और लोगों की जन जन पे एक जुबान पे नाम चढ़ा हुआ था कांग्रेस, पटेल, नेहरू, गांधी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे, वो एक तरीके की अलग विचारधारा, एक समाजवादी विचारधारा को लेके चला करते थे, लेकिन वैचारिकी से आप टक्कर राजनीति में बहुत स्थिति में नहीं दे सकते जब तक कि समाज ना जुड़े। तो वो उन्होंने इस बात को खूब आकलन कर लिया कि पिछड़ा समाज इस भारत में 52% के करीब है। तो उन्होंने एक नारा दिया था कि संसोपा ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60, मतलब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 60% लगभग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, इनको स्थान मिलने चाहिए, राजनीति में हो या अधिकारी कर्मचारी नौकरियों में हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक जो नारा था वो लोगों के जनमानस में छाने लगा, पिछड़े समाज के लोग जुड़ने लगे। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने भी यही सोचा कि ये पिछड़े समाज की बड़ी राजनीति एक यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ। यही सोच के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ वो संसोपा में भी जुड़े थे, और
राजनीति में मुकाम की बात तो उनका सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि जब उस समय की सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह के समय में मुख्यमंत्री थे, तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया था। बहुत योग्य व्यक्ति थे और उस समय में उन्होंने लाभ का बजट दिया था। आप समझ सकते हैं, लाभ का बजट पेश किया, जिसमें बहुत प्रश्न उठे कि आप ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं किसान परिवार से हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरीके से लाभ दिया जा सकता है। उनका बहुत बड़ा राजनीति में योगदान है रामस्वरूप वर्मा का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस समय की जिस तरीके का दौर था, कांग्रेस एक तरीके से पूरी तरीके से आभा मंडल में छाई हुई थी और उसके बीच में जो राह बनाई, एक मैं समझता हूँ नक्षत्र की तरह, धूमतारा की तरह रामस्वरूप वर्मा ने बैकवर्ड के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को जोड़ना शुरू किया। और उन्होंने भी ये सोचा कि इन लोगों को किस तरीके से इस जंजाल से निकाला जाए। एक तरीके से ब्राह्मणवाद के जंजाल थे, तो उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की थी 1 जून 1968 को। तो उसके माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया और बहुत बड़ी संख्या में समाज, पिछड़े समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, यादव समाज के लोग और चमार समाज के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया। वो बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़े थे। सर, आपने बताया कि रामस्वरूप वर्मा जी, जो महामना रामस्वरूप वर्मा जी, वो लोहिया जी से जुड़े, फिर उनसे उनके क्या वैचारिक मतभेद रहे कि अलग हो गए, तो वो क्या वैचारिक मतभेद थे? वैचारिक मतभेद ये थे कि रामस्वरूप वर्मा एक तरीके से वैज्ञानिक सोच रखते थे। राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी राजनीति करते थे, लेकिन उनके दिमाग में ब्राह्मणवाद था, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि वो रामायण मेला लगवाते थे, गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। और रामस्वरूप वर्मा इसके बहुत खिलाफ थे कि आप रामायण मेला नहीं लगना चाहिए। और अगर चैनल पे कहने की बात है तो उन्होंने वो रामायण और क्या कहते वेद जो उपनिषद थे, इनका सबका विरोध किया करते थे रामस्वरूप वर्मा, और वो रामायण मेला लगवाते थे। ये बहुत बड़ा टकराव था, क्योंकि रामस्वरूप वर्मा के जो आदर्श थे, बुद्ध थे, पेरियार थे, फूले थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस समय भी अम्बेडकर और पेरियार के भी खिलाफ थे। तो बुद्ध और फूले तो एक बड़ी चीज़ हो गए। तो ये वैचारिक बहुत बड़ा मतभेद था। एक मुद्रा राक्षस, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, बहुजन समाज के। उन्होंने एक जिक्र किया है कि रकाबगंज के दिल्ली में जो सांसद थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो उनको जो आवास पे वो गए, तो उस समय रामस्वरूप वर्मा से और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बहुत नोक झोंक हो गई थी। बहुत तीखी बात इसी विषय पे लेके हुई थी, रामायण मेला पे लेकर और गांधी पे लेके। तो ये वैचारिक मतभेद हुए और अंततः ऐसी स्थिति हुई कि वो उनसे अलग हुए। आपने कहा कि उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की, तो अर्जक संघ की क्या विचारधारा थी? या जो लोहिया जी से उनके मतभेद हुए, फिर अलग हुए, अम्बेडकर साहब के विचारों पे चलने लगे, तो उनकी क्या, अर्जक संघ की क्या विचारधारा थी और किस तरह से अर्जक संघ ने काम किया? फिर अर्जक संघ की विचारधारा जो उस समय की सनातनी कह सकते हैं, सनातनी परंपराएं जो थीं समाज में, कि विवाह इस तरीके से होंगे, और बच्चे का जन्म होगा तो नामकरण इस तरीके से होगा, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो किस तरीके से उसके संस्कार किए जाएंगे 13वीं तक। अर्जक संघ ने इस चीज़ को, इस पाखंड को, इस चीज़ को ख़त्म किया। अर्जक संघ के माध्यम से उन्होंने समाज को जगाने का काम किया और उन्होंने केवल 14 संस्कार बनाए अर्जक संघ में, जिसमें एक स्वतंत्रता दिवस भी है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन, पेरियार की, फूले की, इनकी जयंतियाँ को इसमें शामिल किया गया। और उनके माध्यम से एक बात थी, जो कि अगर जैसे किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो अर्जक संघ के माध्यम से ये व्यवस्था थी कि मृत्यु होने पर जो 13वीं और 10वें के जो कार्यक्रम होते हैं वो नहीं होंगे, वो केवल 4-5 दिन बाद शोक सभा होगी। वो ये समझते थे कि 10वां या 13वीं के माध्यम से जो ब्राह्मण समाज के जो लोग आते हैं और जो नकदी और जो पैसा ले जाते हैं, और जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, वो गरीब समाज है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती थी और इतने बंधन में बाध्य थे उस समय की स्थितियों के हिसाब से, कर्ज लेके भी वो व्यवस्थाएं करते थे और परंपराएं निभाते थे। उनको उसको दुख लगता था, उन्होंने उस चीज़ का खात्मा किया कि ये नहीं होगा। इसी तरीके के वैवाहिक कार्यक्रम का भी उन्होंने ही रखा था, उसमें भी केवल वर को और वधू को माला एक दूसरे में डालनी है, कुछ बातें थी वो एक दूसरे के एक तरीके से शपथ के तौर पे किया करते थे, और बस ये कुछ भी इस तरीके का पाखंड और आडंबर कुछ भी नहीं चलेगा।
ये अर्जक संघ की बहुत बड़ी विशेषता थी। उस समय की जो व्यवस्थाओं को जो बाहर निकाला समाज के। आज भी मैं एक बार गया था, जो अनुप्रिया पटेल जी केंद्र मंत्री हैं, उनकी माँ कृष्णा पटेल जी इलेक्शन लड़ रही थी, तब मैं वहाँ गया था। मुझे वो सौभाग्य मिला कि रामस्वरूप वर्मा जी का गांव देखने का। कुर्मी समाज बहुत भारी संख्या में है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो अर्जक संघ के सिद्धांत के अनुसार से शादी, विवाह, मृत्यु के कार्यक्रम किया करते हैं। आज भी ऐसी स्थिति और बिहार तक में है, क्योंकि जगदेव बाबू कुशवाहा उनके साथी थे, उसको भी उन्होंने अर्जक संघ को बहुत बढ़ावा दिया बिहार में। तो सर, आपने बताया कि उनका जो उद्देश्य था ब्राह्मणवाद, मनुवाद को ख़त्म करना, तो उस समय उनका क्या प्रभाव रहा? कितने लोगों को उन्होंने प्रभावित किया अपनी इस विचारधारा के माध्यम से? अरे बहुत बड़ी संख्या, भाई प्रभाव ही तो बढ़ा। वो बार बार जीतते रहे, समाजवादी आंदोलन चलने लगे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे लोगों की सरकारें बनी, बैकवर्ड दलित इकट्ठा हुआ, उस चीज़ को उन्होंने ये उनकी विचारधारा थी। दलित समाज के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त उनका साथ दिया और कुर्मी समाज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा था। और पूर्वांचल में भी इस तरीके से, पश्चिम में मैं समझता हूँ कि रामस्वरूप वर्मा के अर्जक संघ के लोग मानने वाले भले ही कम हो, लेकिन उधर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। और उनका एक जो पत्रिका निकलती थी अर्जक वीकली, शायद अर्जक संघ वीकली, वो बहुत चर्चित थी, लोगों के घर घर जाती थी। वो खत्म हुई, लोगों ने बंद कराई गई। इसी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का साहित्य उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए पुस्तकालयों में रखवाया। और वो जात भेद का विच्छेद जो एक पुस्तक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, बहुत चर्चित है। और उसको जो उन्होंने ललई सिंह यादव ने पुस्तक लिखी थी सच्ची रामायण, पेरियार की जो पुस्तक थी, उन सबको उन्होंने पुस्तकालय में रखवाया, उसको बंद कराया गया, तो उन्होंने उसको मुकदमा करवाया ललई सिंह यादव से। तो ये बड़ी बात थी कि अम्बेडकरवाद को बढ़ावा दिया और समाजवाद की तरफ जोड़ा। अम्बेडकरवाद, समाजवाद, अगर ये दोनों एकत्रित आज भी हो जाएं तो सत्ताएं, मैं समझता हूँ रामस्वरूप वर्मा के सिद्धांत के अनुसार बनेंगी। और किसी भी जो बात, जिस तरीके की व्यवस्था हिंदूवाद की चल रही है, वो सरकारें बननी बंद हो जाएंगी। सर, आपने बताया कि जगदेव प्रसाद जी से वो मिले बाद में, तो वो क्या कहानी है? देखिए, स्थिति वही थी जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से वो जो अलग हुए, तब ऐसी स्थिति आई कि जगदेव बाबू कुशवाहा बहुत बड़ा नाम था। मैं समझता हूँ ब्राह्मणवाद के विध्वंसकों में तो उनका बड़ा नाम था, और रामस्वरूप वर्मा से उनकी वैचारिक मित्रता थी। और फिर उन लोगों ने मिलकर अर्जक संघ को बढ़ावा दिया। बहुत, मैं समझता हूँ बिहार में क्या कहते हैं ये, और जो 100 में पावे पिछड़ा 60, ये जो इनकी व्यवस्था थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, तो इसको उन्होंने एक तरीके से बदला। और क्या कहते हैं, जगदेव बाबू कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा कहते थे कि इस तरीके की सरकारें बने, शोषितों की सरकारें, शोषितों के लिए शोषितों की सरकार और शोषित चलाने वाले लोगों, ये व्यवस्था ऐसे लोगों की दी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी, देश आज़ाद हुआ था, पूरे जनमानस में छाई हुई थी, और उस ब्राह्मणवाद और कांग्रेस के बीच में उन्होंने अर्जक संघ की स्थापना करी और उसको जन जन तक पहुंचाया, लोगों को जोड़ने का काम किया। लोग बहुत जुड़े भी। आपने बताया लोग जुड़े और बहुत सारे बदलाव भी आए, लेकिन आज जो स्थिति है, आज आप देख रहे हैं वर्ण व्यवस्था, मनुवाद, ब्राह्मणवाद या जातिवाद पुनः खड़ा हो रहा है। तो आज की जो स्थिति है उसमें रामस्वरूप वर्मा जी का क्या आप प्रासंगिकता देखते हैं? देखिए, उनकी प्रासंगिकता बहुत है, वो कभी खत्म नहीं होगी और आज भी खत्म नहीं हुई। अब मैं उन्हीं के समय का एक बयान बताता हूँ। उनकी एक पुस्तक है क्रांति क्यों और कैसे। तो उन्होंने एक बार जिक्र किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार में सार्वजनिक मंत्री थे मंगल बाबू बिसारद, वो मिनिस्टर थे। आजमगढ़ भूमिहारों, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, और सभी साथियों के साथ एक भूमिहार समाज के लोगों ने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो वहाँ पर साथियों के साथ भोजन करने के गए, जबकि वो मिनिस्टर थे। तो साथी अपर कास्ट के और लोग भी थे, तो उन लोगों को तो एक पंक्ति में बैठाला गया, जबकि वो मिनिस्टर थे, उनको अलग बैठाला गया। उन लोगों के लिए पत्तल थी, पत्तल ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। अगर थाली में देंगे, मंत्री को थाली फेंकनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक हंडिया तोड़ी। हंडिया जो तरीके का एक पॉट होता है, जो बर्तन होता है इसका मिट्टी का, उसको तोड़ा, उसको चौड़ा किया, और उसी में दाल, चावल, सब्जी एक ही में सब डाल के उनको दे दी गई। अब उनको पानी पीने को नहीं था, तो क्या दिया जाए, कुल्हड़ नहीं था, तो जो दिवाली का दिए हुए बचे हुए होते हैं उसमें पानी दे दिया गया। लेकिन वो, मैं समझता हूँ कि वो उनमें इतनी एक चेतना थी कि उनको बड़ा अपमानजनक लगा, उन्होंने भोजन नहीं किया। तो रामस्वरूप वर्मा ने कहा
कि इतनी चेतना और इतनी शक्ति तो बिरले लोगों में होती है। वो अंत्यज समाज का वो मिनिस्टर था, उसके साथ ये हाल है, तो करोड़ों अंत्यजों को क्या हाल होगा। ये रामस्वरूप वर्मा की सोच थी। वो कहते थे जो जातिवादी होता है वो समाजवादी नहीं होता, जो समाजवादी होता है वो जातिवादी नहीं होता। वो जातिवाद एक तरीके से चाहते थे खत्म हो, समाजवाद स्थापित हो। ये उस समय की घटना है। और आज की स्थिति भी आप यही समझ लीजिए, आपको कहीं भी देख लें, कहीं ना कहीं ऐसे स्थितियां दिखाई दे जाती हैं। अभी आपने खुद देखा होगा, ये मेघवाल, इंद्र कुमार मेघवाल, जरा सा बच्चा 9 साल का, जो जात नहीं जानता कैसी जात होती है, उसे क्या मालूम। प्यास लगती है तो पानी की आवश्यकता होती है, और पानी जब घड़े में दिखता है तो छू लेता है, पीना चाहता है। अंततः वो जातिवादी शिक्षक उसको इतना मारता है। तो ये स्थितियां हैं। आज भी कहीं घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा दलित समाज के व्यक्ति को, कि भाई साहब तुम दूल्हे पे नहीं, उस पर घोड़े पे नहीं बैठ सकते, दूल्हे हो जाओ या कब। स्थितियाँ ऐसी, मैंने अधिकारियों तक के देखा, पुलिस लगवानी पड़ी तब तो वो घोड़े पे बैठ पाए। तो ये बहुत आवश्यकता है सामाजिक परिवर्तन की। वो कहते थे राजनीतिक परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है, समाज को इकट्ठे होने की आवश्यकता है, और सामाजिक परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा वो राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा। और राजनीतिक, तब मैं समझता हूँ सम्राट अशोक बुद्ध जिस तरीके से चाहते थे और चलाई उन्होंने, उस तरीके से स्थापित होगी। सर आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, एक रामस्वरूप वर्मा जी का जो जीवन है उससे क्या हम लोग संदेश ले सकते हैं? इससे बड़ा संदेश कोई हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति, उनने उस समय जो साहित्य थे, उन साहित्यों के आधार पे जो समाज को गुलाम बनाया। उन्होंने कई जगह लिखा है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत लोगों को कड़वा लगेगा। उन्होंने लिखा है कई जगह कि जिन साहित्यों के माध्यम से हम शूद्र बने, मतलब स्थितियाँ जे लिखी हैं उन्होंने, अहीरों को, कुर्मियों को, मौर्यों को भी लिखा है उन्होंने साफ साफ। बोलो इनको, इनकी जातियाँ भी नहीं लिखी, इनको सीधे सीधे शूद्र लिखा है। उसके बावजूद भी वो झंडा ढो रहे हैं और उसको सर पे लिए घूमते हैं। उस चीज़ से उनको छुटकारा दिलाने की बात करी। वो कहते थे बुद्ध की तरफ जाओ, बुद्ध की तरफ जाओ, इसे, इन चीज़ों को छोड़ो, इन साहित्यों को जो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। तो उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो समाजवाद की राजनीति कहीं भी किसी प्रदेशों में चला करते हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको चाहिए इस पर अमल करें। रामस्वरूप वर्मा वो आइकॉन है समाजवाद के, मेरी नज़रों में, कि वो खाँटी समाजवादी थे। खाँटी समाजवादी का मतलब एक तरीके से खरे समाजवादी थे। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। जगदेव बाबू कुशवाहा हो, समाज, और क्या कहते हैं रामस्वरूप वर्मा हो, और क्या कहते हैं ललई सिंह यादव हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैंने बहुत समाजवादियों को समाजवाद का नाम रख के आंदोलन करते और राजनीति चलाते देखा, और लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी स्थिति में उन्हें लगता है कि हिंदुत्व मजबूत कहीं हो रहा है, तो मैं भी उस राह पे चल पड़ूँ। तो हिंदुत्व और समाजवाद साथ साथ नहीं चला करते। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सोनकर जी, जिनका कहना है कि रामस्वरूप वर्मा जी के जीवन से हम ये संदेश ले सकते हैं कि समाज में एकरूपता स्थापित करें और सच्चे समाजवाद की स्थापना करें। तो सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत